शुक्रिया सभापति महोदय। मेरा विषय जो है वो डिमांड फॉर डायरेक्ट रेगुलर ट्रेन सर्विस कनेक्टिंग प्रतापगढ़ यूपी टू मुंबई। उपसभापति महोदय, उत्तर प्रदेश का जनपद प्रतापगढ़ गौरवशाली जिला है। इस जिले से बड़ी संख्या में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए लोग रेल यात्रा करते हैं। व्यापार के लिए, नौकरी के लिए लाखों लोग मुंबई से जुड़े हुए हैं। मेरे जनपद प्रतापगढ़ से मुंबई के लिए डेली कोई भी ट्रेन नहीं जाती। सिर्फ साकेत एक्सप्रेस, जिसका नंबर 22-184 एवं 22-183 है, जो फैजाबाद अयोध्या से सप्ताह में 2 दिन चलती है और प्रतापगढ़ होकर जाती है। इस कारण से प्रतापगढ़ से मुंबई यात्रा करने वालों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। माननीय रेल मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि प्रतापगढ़ से प्रारंभ करके मुंबई के लिए डायरेक्ट डेली ट्रेन चलाई जाए या साकेत एक्सप्रेस को रेगुलर किया जाए, जिससे सिर्फ प्रतापगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य जनपदों जैसे सुल्तानपुर और जौनपुर के यात्रियों को भी सुविधा हो। मैं खुद प्रतापगढ़ जनपद का हूं। मैं महाराष्ट्र से राज्यसभा का सांसद हूं। मुझे भी वहां से यात्रा करने के लिए लखनऊ या इलाहाबाद जाना पड़ता है। अतः रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि अर्जेंट इस मामले का संज्ञान लें और साकेत एक्सप्रेस 22-184 और 22-183 का संचालन प्रतिदिन करवाने की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय इमरान प्रतापगढ़ी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूं क्योंकि मुझे आपने बजट के अवसर पर कृषि मंत्रालय के अंदर जो आने वाले एनिमल हस्बेंडरी और फिशरी विभाग पे मेरी बात रखने का अवसर दिया। मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद देता हूं। और कृषि मंत्रालय के अंदर जो बजट पेश किया गया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी है कि कुछ जगह बजट की बहुत बड़ी कटौती भी हुई है। जैसे कि हमारे 369 करोड़ रुपया डिक्रीज किया है, जो 64.55% तक आता है, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर 2022-23 में जो हुआ था, जिसमें अध्यक्ष महोदय मैं और ये बात और भी कहूँगा कि जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात हमारे एक सहयोगी सदस्य ने की, वो गोकुल मिशन के अंदर ये साल में बजट में कोई प्रोविजन ही नहीं की है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि गोकुल मिशन के अंदर हम लोग ये साल कुछ देने वाले हैं या नहीं, और यदि देना है तो मैं आगे मेरा कुछ सुझाव रखूँगा। ये भी बात मैं आपसे, आपके माध्यम से सरकार को और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को और हमारे जो एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट उनको कहना चाहूँगा। उसी के साथ साथ और जो गए 19, 20, 22 और 23 के अंदर हमारे देश के अंदर राजस्थान से जो शुरू हुआ था, जो लंपी नाम की डिसीज थी, स्किन डिसीज, वो जो वायरल है सारे अपने हिंदुस्तान के अंदर गया और उसमें करीब करीब 2 लाख गाय भैंसे ये लोग उसके अंदर चली गई, डेथ हुई। और सरकार ने उसके अंदर जो किसानों को जो राहत दिलाने के लिए कुछ राशि देनी चाहिए थी वो भी दी नहीं। करीब करीब 50,000 का एक गाय और भैंस की कीमत थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे फौरन एक बात और करूंगा। उसके साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर खास तौर से विदर्भ और मराठवाड़े में बारिश की कमी होने की वजह से हमेशा काल का सामना करना पड़ता है और उसकी वजह से किसान यदि आत्महत्या न करे, यदि खुदकुशी न करे, इसलिए कुछ सॉल्यूशन ये दूध व्यवसाय के माध्यम से, डेयरी के माध्यम से हम लोग उनको कुछ देना चाहते हैं और यदि देना है तो गवर्नमेंट ने कुछ न कुछ इसके बारे में क्लस्टर जोन का डेवलपमेंट करना चाहिए। ये मेरा सुझाव इसके अंदर रहेगा। वो क्लस्टर के अंदर हमारे बहुत सारे सहयोगी सदस्य ने बताया, हमारी जो देसी नस्ल है वो उसके अंदर उसकी डेवलपमेंट हो और वो क्लस्टर के अंदर सारी चीज़ें एक जगह हमको मिले। जैसे कि 10 गाय, गोकुल मिशन में हमने 200 गाय का एक काम किया है, वो क्या किया पता नहीं किसको दिया, लेकिन यदि 10 गाय का एक यूनिट यदि हमारे छोटे फार्मर को, छोटे किसानों को दिया जाता था और वो क्लस्टर यदि एक 10 गांव में, 25 गांव में बढ़ाया जाता था तो वो वहाँ का डेवलपमेंट कुछ ना कुछ बढ़ता था। वहाँ फिर सारी फैसिलिटी काश्तकार को, फार्मर को हमको देना, किसानों को देने को आसान जाता था। जैसे कि आज के तारीख में मैं आपसे बात किया, मराठवाड़ा और विदर्भ में हमारे अकाल होता है, बारिश कम होती है, तो सबसे बड़ी चिंता तो ये बात की रहती है
कि फॉडर मैनेजमेंट कैसी हो, उनका खाद के बदले बारे में क्या करें, इसलिए वो क्लस्टर में हो जाए। तो मैं और एक बात फॉडर के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में कहूँगा कि जो छोटी छोटी साइलेज बनाने की मशीन है, साइलेज बनाने के लिए बेल्स मशीन आती है, वो यदि हम फार्मर को अनुदान पे दे, सब्सिडी पे दे, ताकि उसमें वो कुछ प्रिजर्व करके रखे साइलेज में, जो हमारा, जिसको मराठी में मूर घास बोलते हैं, वो उसके लिए बंकर बनाए, उसके लिए बेल का मशीन दे, ताकि ये ऑर्डर का प्रॉब्लम हमेशा के लिए हमारे फार्मर का खत्म हो जाएगा। और अकाल के बारे में जो लोग चिंतित है वो चिंतित नहीं रहेंगे, और जो लोग आत्महत्या करते हैं वो नहीं करेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा। और असलियत ये, और एक दूसरी बात ये अध्यक्ष महोदय, थोड़ी देर अध्यक्ष, मैं दूध पे बोल रहा हूँ, किसानों पे बोल रहा हूँ, पहली बार बोल रहा हूँ, जरा थोड़ा समय दीजिए। दूध के बारे में मैं अध्यक्ष महोदय ये कहूँगा कि बहुत बड़ी तादाद में मिलावट दूध में होती है, और उसकी वजह से दूध के दाम किसानों को कम मिलते हैं। यदि ये मिलावट रुक जाए तो किसानों को दाम अच्छे मिलेंगे। और दूसरी बात वो ये भी है कि दूध की मिलावट के साथ साथ एक तरफ दूध की पाउडर भी हमारी गवर्नमेंट और बाहर देश से इंपोर्ट करती है, और उसकी वजह से भी पाउडर प्लांट वाले भी दूध के दाम नीचे गिरा देते हैं। जाते जाते मैं इतना ही कहूँगा अध्यक्ष महोदय कि हमारे विदर्भ और मराठवाड़े के अंदर एनडीडीबी में और VMDDB ने एक फ्रूट एंड वेजिटेबल लिमिटेड, ये कंपनी से मदर डेयरी का एक एग्रीमेंट किया है। वो एग्रीमेंट के तहत सिर्फ अध्यक्ष महोदय एक ही चीज रहे अध्यक्ष महोदय, वो जो विदर्भ और मराठवाड़े में जिले लेना चाहिए, सब जिले लिए नहीं है, वो सबके सब डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर समाविष्ट हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, ताकि वो काम अच्छा बने। एक ही बात रही अध्यक्ष महोदय, और जो ये जो दूध डेयरी का बिजनेस है अध्यक्ष महोदय, उसको एक इंटरप्रेन्योर और एक इंडस्ट्रियल बेस पे उसको देखा जाए, ताकि वो आगे जाके अच्छा से अच्छा काम हो जाए। और जाते जाते एक ना कहूंगा, हमारी सारी हिंदुस्तान के अंदर क्या बोलते हैं अध्यक्ष महोदय, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता बोलते हैं अध्यक्ष महोदय। और गाय को, देशी गाय को कोई भी योजना हमने लागू की नहीं है। तो मैं आपसे सरकार की, आपकी तरफ से सरकार से विनती करूंगा। और सबसे अहम चीज जाते जाते एक बोलूंगा अध्यक्ष महोदय, गाय के लिए कोई इंश्योरेंस का प्रावधान नहीं रखा है। सदस्य अमराराम जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं अपनी बात की शुरुआत हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के एक जीवंत कथन से करना चाहती हूँ, जो आज भी सार्थक है। किसी राष्ट्र की महानता और उसकी नैतिक उन्नति का अंदाजा हम वहाँ के पशुओं के साथ होने वाले व्यवहार से लगा सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के लगभग 70 से 80% आबादी पशुपालन और कृषि पर निर्भर करती है। केंद्रीय बजट 24-25 में पशुपालन एवं मत्स्य पालन में लगभग 7,138 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा गया है, जिसमें पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 24-25 में 2,465 करोड़ आवंटित किए गए। इसका उद्देश्य तो पशु चिकित्सा और स्वास्थ्य लाभ के लिए है, मगर 23 में कृषि संबंधी स्थायी समिति ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल में खुरपका और मुंहपका रोग के खिलाफ टीकाकरण के पहले दौर में कोई टीकाकरण नहीं हुआ। इसी तरह बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पांडुचेरी में ब्रुसेला के खिलाफ कोई टीकाकरण नहीं हुआ, जिसका मूल कारण मानव संसाधन की कमी है। इसी प्रकार 21-22 में भारत में मवेशियों में गांठदार त्वचा रोग का प्रकोप हुआ। इसके कारण बहुत सारे हमारे मवेशी मारे गए। विभाग की शारीरिक टीकाकरण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिए और टीकाकरण के लिए पर्याप्त जनशक्ति की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। विभाग ने 24-25 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 700 करोड़ रुपए खर्च करने का बजट रखा है, जो 23-24 से संशोधित अनुमानों की तुलना में 19% कम है, जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए काफ़ी नहीं है। भारतीय गोवंश के विकास के लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का विकास एवं उपयोग देश के हर राज्य में किया जाना चाहिए। वर्तमान में ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ही है। यही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र
टेक्नोलॉजी और मल्टीपल ओवोल्यूशन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का विकास एवं प्रसार हो। ये भारतीय गोवंश की नस्ल सुधार करने की उसमें गति मिलेगी। जिस प्रकार ब्राज़ील में भारतीय गिर गाय की मिल्किंग क्षमता 40 से 50 लीटर कर ली गई है और भारत में अब तक नहीं हुई है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए व सेक्स सॉर्टेड सीमेन लैब्स को विकसित होना चाहिए। ड्वार्फ गोवंश पुंगनर आंध्र प्रदेश, वेंचूर केरला और कोसाली छत्तीसगढ़ जो कि विलुप्ति के कगार पर हैं, जिनका संरक्षण आवश्यक है। इस संदर्भ में बजट में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। देश में पशु चिकित्सालयों की स्थिति कुछ बेहतर नहीं है। ऐसे समस्त पशु चिकित्सालयों का उन्नयन, चिकित्सकों की नियुक्ति के साथ साथ पर्याप्त दवाइयाँ और संसाधन को लेकर सरकार को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत का वैश्विक दूध उत्पादन 25% का हिस्सा है। 16-17 में और 22-23 के बीच भारत का दूध उत्पादन 5.7% की वार्षिक दर से बढ़ा। हालांकि दूध उत्पादन में साल दर साल वृद्धि 18-19 में 6.4 तक हुई, इससे घट करके 22-23 में 3.8 हो गई, जिससे प्रतीत होता है कि पशु आहार की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता में कमी आई। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। सर 7 मिनट 8 मिनट तो दीजिए कम से कम। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार 23-24 में भारत ने 13,261 करोड़ के पशुधन उत्पादों का आयात किया, जिसमें लगभग आधा एनिमल फोडर और फीड का था। यानी पशु आहार के लिए सरकार दूसरे देशों पर निर्भर है, जिसकी गुणवत्ता भी कम है। आत्मनिर्भर भारत, विश्व गुरु कहलाने वाला भारत दूसरे देशों से पशु आहार ले रहा है, ये आश्चर्यजनक बात है। सरकार को चाहिए कि पशुपालकों को सही दर से उचित गुणवत्ता का पशु आहार, चारा और दाना उपलब्ध कराना जाना चाहिए, जिसकी पूर्ति में वो अभी असमर्थ है। पशुपालन और मत्स्य पालन में जहां करोड़ के बजट का प्रावधान है, लेकिन कहीं भी यह बताने की कोशिश नहीं है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में सड़कों पर घूमने वाले मवेशी पशु के लिए किसानों खेती खलिहान को नुकसान पहुंचा रहे पशुओं के लिए कोई प्रावधान है, ऐसा दिखता नहीं है। सड़कों पर घूम रहे पशु, जिनकी वजह से सड़क दुर्घटनाएं और मानव और पशु अपनी जान गंवा रहे हैं। इसलिए सभी राज्यों में निराश्रित पशुओं के लिए शेल्टर बनाए जाने का प्रावधान होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार थी, पशुपालन में और उनको संरक्षण देने के लिए गौठान बनवाए गए थे, लेकिन सरकार बदलते ही बंद हो गए। इसके अलावा आए दिन गौवंशों की तस्करी और उन्हें बेचना और कंपनियों में चंदा लेना, ये विचलित करती है हमारे मन को। गौवंश की रक्षा के लिए सरकार भले ही बड़े बड़े दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत इन मामलों से बयान होती है। मेरा आग्रह है कि कानून की कठोरता का पालन किया जाए। वर्ष 22-23 में भारत दुनिया में तीसरा बड़ा मछली उत्पादक था और वैश्विक उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 8% थी। माननीय सदस्य साहब समाप्त कीजिए प्लीज। सर 2 मिनट दीजिए सर। समिति ने 2022 में कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, क्योंकि 22-23 में केवल 52 हेक्टेयर भूमि खारे पानी की जलीय कृषि के अंतर्गत थी, जबकि 1300 हेक्टेयर का इसमें लक्ष्य था। पशुपालन के साथ मत्स्य पालन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हितग्राही और छोटे छोटे तालाबों मत्स्य पालन में जीविकोपार्जन कर रहे मछुआरों के लिए सरकार ने बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा। देश की में अर्थव्यवस्था की प्राथमिक इकाई गांव के लोगों के रोजगार से जुड़े पशुपालन और मत्स्य पालन के माध्यम से जिस तरह लाभ और आर्थिक उत्थान होना चाहिए, महिला और पुरुषों को इन योजनाओं को जोड़कर स्वावलंबी बनाना चाहिए। इस दिशा में अधिकांश क्षेत्रों में यह नगण्य के बराबर है। और अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगी, छत्तीसगढ़ की कोरबा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत जीवनदायिनी मिनी माता हसदेव बांगो बांध व उनके पानी से विद्युत संयंत्रों की सांस तो चल रही है। झागा छत्तीसगढ़ नहीं, सर 1 मिनट, छत्तीसगढ़ ही नहीं अन्य प्रदेशों को भी रोशन कर रही है हमारा कोरबा। लेकिन मिनी माता बांगो व छत्तीसगढ़ सहित देश के जलाशयों से प्रभावित व आसपास के किसानों ग्रामीणों को मत्स्य पालन और झींगा पालन व उनकी आर्थिक उन्नति के लिए कार्य योजना तैयार करने की जरूरत है, जो इसमें प्रधान में नहीं दिख रही है। इससे बांध के प्रभावितों को लाभ मिलेगा। धन्यवाद सभापति महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद
उपसभापति महोदय, राजस्थान में भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, पाली एवं डूंगरपुर 5 राजमेस मेडिकल कॉलेजों के मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट MDRU की स्थापना के प्रस्ताव 14/8/2019 को भारत सरकार को प्रेषित किए गए। राजस्थान सरकार द्वारा हस्ताक्षर युक्त MOU दिनांक 28/11/2019 को प्रेषित किया। मेडिकल कॉलेजों से आए प्रस्तावों पर टेक्निकल कमेटी से भीलवाड़ा तथा डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज हेतु ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुए हैं तथा भरतपुर, चूरू एवं पाली के लिए ऑब्जर्वेशन प्राप्त होना शेष है। MDRU की डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज हेतु दिनांक 30/9/2021 को प्रथम किस्त 1.25 करोड़ रुपए की स्वीकृति, स्थान चिन्हित व PWD को एजेंसी नियुक्त करने का कार्य पूर्ण हो चुका है। भीलवाड़ा हेतु पंजीकरण 21/9/2022 को पूर्ण किया। CDSCO GOL से भारत सरकार के प्रश्न के जवाब प्रतीक्षित हैं व भेजे गए संशोधित प्रस्तावों में भारत सरकार ने 3 आपत्तियां उठाई थी। 2 का समाधान हो चुका है और 1 पशु आवास के संबंध में प्रक्रियाधीन है। पाली द्वारा 22/11/2022 एवं चूरू द्वारा 24/11/2022 को संशोधित प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किए गए। MDRU की पाली मेडिकल कॉलेज हेतु 27/3/2023 को प्रथम किस्त 1.25 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई। साइट चिन्हित की गई। NHM को एजेंसी नियुक्त किया गया व उपकरण खरीद जल्द ही शुरू होगी। शेष पर भारत सरकार से स्वीकृति अपेक्षित है। भारत सरकार के पत्र दिनांक 14/3/2023 के अनुसार चूरू के लिए संशोधित प्रस्ताव अग्रेषित किए जाने हैं। अतः उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, पाली एवं डूंगरपुर मेडिकल कॉलेजों में बहुविषयक अनुसंधान इकाई MDRU के प्रोजेक्ट की स्वीकृति एवं धनराशि जल्द जारी की जाए। धन्यवाद। Thank you, Madam. Sir, Madam, I stand before you today with immense satisfaction to participate in the discussion regarding the demands of fisheries and animal husbandry. This budget session has seen extensive deliberations on various critical sectors, including railway, education, health, which undeniably hold significant administrative priorities. However, I wish to draw your attention to the pivotal role of the fisheries and animal husbandry in the sustenance of and well-being humankind. The protein essential of human growth is predominantly derived from fish and milk. Our current society witnesses numerous challenges faced by fishermen and local farmers who are the backbone of the sector. Their livelihoods are closely linked with the dynamic of fisheries and animal husbandry, make them vulnerable to environmental and economic challenges. Madam, most of the fishermen and the livestock farmers are residing either in the seasides or in the valleys. And the first casualty of every disaster is these poor people. A recent example is in Wayanad landscape, which vividly illustrates how environmental changes can have devastating efforts on these two whom depend on the fisheries and animal husbandry for their survival. Tragically, the majority of the lives lost in this incident were farmers. And another case, when the flood comes, coastal floods caused by high tides are increasingly affecting fishermen, disrupting their livelihoods. Such incidents emphasize the urgent need of strengthening the sector, ensuring it is more adaptive and efficient. Sir, after the independence, we witnessed 2 major revolutions, that is the White Revolution and the Blue Revolution. And this revolution has shaped India's agricultural landscape. But despite several years passing, these related sectors have not been seen equally important other sectors and have not repeated
the right benefit by this year. Sir, India has total of 7,516 kilometers of coastline, including 2,094 kilometers of inland territories and 5,422 kilometers of mainland coastline. Gujarat was the first coastline in India, and my state, Kerala, on 5th position with 590 kilometers coastline. Fisheries and aquaculture continues to be important source of food, nutrition, income and livelihood of millions. The fisheries sector significantly contribute the national economy with a share of total gross value added (GVA) at cost prices for 2021 to 22 estimated at up to 1,48 crores, making up to 1.07% of the national GVA and 6.86% of the agriculture GVA. India, the second largest producer of globally, accounts for 8.92% global production of the total fishing area. But the budget 2024 and 25 provisioned only rupees 2,660 crore for various centrally sponsored schemes and other infrastructure development of the Department of Fisheries. Sir, yet adequate discourse on the rights and well-being of the fishermen is often undermined. So today, my intention to bring your immediate attention on this matter. The farmer community has the closest association with our seas, and their livelihood is deeply intertwined with waters. The 2016 marine fisheries census accounts for a total population of 3.77 million fishermen in India and a total of 3,477 marine fishing villages. Madam, India's per capita fish consumption has reached 8.9 kilogram in 2021 from 4.9 kilogram 2005, with the fish eating population increasing their consumption by 66% from 7.3 kilogram to 12.33 kilogram. Fish has become an important source of protein for the people of India. But have we really account and acknowledge the contribution of the fishermen? Sir, madam, the fishermen of the country face strong challenges. The fishermen of the country is the most backward section of the country. Their livelihood is essential, and fish they catch highly perishable goods, rendering them with minimum short-term financial returns only. If the unsustainable remuneration cost their bargaining power to low and lives in condition upon several external factors. The stress they endure similar to tightened loan, ever present and overcoming. Sir, the other factor is the health. Their health is another tragic concern. The average life expectancy of fishermen is just 55 years, compared to the average of India's is 70.8 years. The stark disparity arises between fishermen, often work without the gear, facing the merciless seas dangerous daily, exposure to harsh weather conditions, long hours of unstable boats, and physically toll on their labor, all contribute to their deteriorating health. Sir, they are living the morbid conditions in India. The lack of job security adds another layer of stress, and the assurance of income safety needs fall back on, yet their sacrifice remain the shadows and unnoticed. Sir, madam, another critical issue of these face devastating erosion and damage to their homes due to sea turbulence, violent storms and the rising tides. Unfortunately, the compensation provided to them in this dire situation is grossly inadequate, facing to cover the cost of repair reallocation. The government must urgently address this disparity, ensure the adequate and the timely compensation is provided to safeguard the community. Further, in the name of benefiting fishermen, coastal tourism is promoted by opening up of
shores to luxury resorts and commercial infrastructure. It is disrupting the marine ecosystem. These constructions, far from bringing prosperity, are entering the very foundation of the fisherman's livelihood. The noise, the population are distracted across the traditional fishing area, push them further into margins. However, natural tourism with the exotic harmony with the environment should be encouraged in this impressive, imperative that we protect our shores from the aggression of incentive tourism-related construction, ensuring that the true beneficiaries are the fishermen and not the tourism industry. Also, the introduction of new coastal highway in Kerala poses a threat to the livelihoods of homes of our fishermen. Sir, we already have NH66, which connects Kasaragod to Thiruvananthapuram via Kannur, Kozhikode, Malappuram, Guruvayur, Kochi, Alappuzha and Kollam. The proposed coastal highway would merely replicate what NH66 already provides. Moreover, NH66 is listed for expansion into six-lane highway. The construction of a new coastal highway would displace numerous fish flock, and this cannot be justified for redundant infrastructure project. Sir, for this fishermen reallocation of the sea is not viable situation. Their lives, culture, livelihoods, and indirectly linked the ocean. Hence, the solution is the proper implementation of the strict enforcement of coastal regulation zone CRZ norms. It cannot be overlooked any further. These regulations can be provide much needed protection to our coastal communities and ecosystem to ensure the sustainable livelihood fishermen. Sir, you see, no, sir, 5 minutes time, the first speaker from the Congress side. Sir, in the forest, the tribes community gets so many constitutional protection and many important. Sir, the fishermen is very poor people like the tribes. So we must formulate some constitutional protection and laws to protect these fishermen. Sir, I would like to bring your attention to another issue pertaining to the Kerala regarding fisheries. The once becoming shrimp industry in Kerala is now grappling with the crisis of unprecedented proportion. America used to import $6 million worth shrimp every year. And sir, I am the first speaker. Sir, there are 30 minutes for me. And it was the Kerala. But recently, the US has imposed a ban on Indian shrimp imports under the guise of sea turtle conversion, significantly affecting the livelihoods of thousands of fishermen along our coast. While such measures aim to protect endangered turtles, but they also bring significant challenge to our shrimp industry. Sir, Kerala shore, there is a less number of turtles there. And another things we are not blaming, they might have to convert the fortune ship and use the future or might export other countries. But the poor fishermen do not benefit, rather economically crushed because of this. Interestingly, these restrictions do not impact shrimp products in Andhra Pradesh as they are cultivated in inland farming. But that is not the case of our shrimp industry in Kerala. As we navigate these new regulations, it's crucial to support the fishermen and explore viable solutions to the sustain. Sir, my suggestion to the government that the government, the synonymous with the land reforms and acquiring reforms has to be implemented for the traditional fishermen in the country, where by the inshore area of the sea, the fishermen may rescued from all the. Sir, another demand for the livestock. Sir, in the livestock also, India possesses extensive livestock and poultry resources. Sir, India remains the world's largest milk producer, with milk production reaching 209.6 million tons. Quickly, I will point out some issues faced by the animal husbandry and drying industry. The white revolution introduced by former Prime Minister Indira Gandhi
was a transformative initiative and reshaped India's dairy industry. Amul, for example, is a shining beacon on the revolution. Amul has become synonymous with the milk and dairy products across the nation. However, despite of this remarkable success, the processing of milk byproducts in India remains utterly inadequate. Even though India is the biggest milk producer, we didn't have the productivity is very low. We compared it to the Switzerland and other countries. There the productivity is high and they can start some byproducts of this milk. Sir, another thing, while countries, sir, 1 minute, sir. While countries worldwide have advanced beyond traditional offering like ice cream and pedas, creating diverse array of innovative dairy products, India lags behind. Nations have to develop extensive ranges of dairy products and specialized health-oriented options and cater evolving consumer preference. Sir, I would like one minute, sir. I would like to conclude my speech by noting more issue. Many worship cow as a god, yet they often fail to provide these animals with the best health and child facilities. The hypocrisy highlights a border use, reverses with the responsibility, benefits no one. I urge the government to sincerely look into this matter. Same nation, sir, therefore, it is important that the budget provides substantial provisions to enhance the life of the individual who really fisheries and animal husbandry. Regretfully, it is with heavy heart and that I must express my disappointment that the current budget falls short in addressing these crucial needs. It lacks the necessary step to ensure the well-being and substantially those who live. Last standard, sir, last standard. Sir, I urge the esteemed House to recognize significant fisheries, animal husbandry, commitment to improving the condition of our fishermen and farmers. Their contribution to our society are enormous. Speaker, sir. Sir, I stand before this esteemed House to address the pressing issues and concerns regarding the demands and grants for the Ministry of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries for the financial year 24-25. Today, I bring it to your attention the urgent needs of the fishermen in my constituency. Kanyakumari, a region blessed with diverse and rich maritime heritage, the fishing community here, spanning over 48 villages along 72-kilometer coastline, is integral not only to our local economy but also to our national food security. Sir, Kanyakumari's coastline is increasingly vulnerable to sea erosion, which threatens the safety and livelihood of our fishing villages. To safeguard these communities, I urge the allocation of additional funds for the construction of permanent breakwaters, groyne walls, retaining walls along the coastline. This infrastructure is essential to protect against the environmental damages. Furthermore, establishment of watchtowers, modern Coast Guard stations and enhanced coastal security measures will improve the boat safety and communication. Setting up a heliport in Kanyakumari and introduce of sea ambulances, speed recovery boats for emergency assistance to fishermen in distress. Sir, currently the compensation for the deceased or the missing fisherman is accessible only after the distressing delay at least 7 years. This prolonged process adds to the suffering of the grieving families. I propose the formation of a fact-finding committee to expedite this process, ensuring death certificates to be issued within 3 months, and also provide compensation for ₹10 lakhs to the families. So many fishermen lack essential social security benefits, health insurance, and pension schemes. This financial instability exacerbates their vulnerability, especially in cases of injury or illness. So I urge the government to implement a monthly pension scheme for fishermen aged 60 and above, ensuring their financial security. So the fluctuating fish prices, overfishing competition pose significant economic challenges. We need to provide fixed daily compensation to be enhanced during periods when fishermen are unable to go to the sea due to the rough weather or fishing bans. Additionally, increase the subsidized quantity of kerosene and diesel, which will help them alleviate their operation costs. Sir, Kanyakumari needs infrastructure developments, like in order to improve the connectivity, a bridge between Tengapatnam and Eramanturai, and Tengapatnam Fishing Harbour construction work to be speeded up, upgrade the roads from Nirodi to Arogyapuram, establish a cold storage system in all fishing villages,
The Fisheries Office cum Skill Development Training Center to be established in Kanyakumari district. Construction of fish landing center at all fishing villages. Sir, Kanyakumari is proud for this tourism. So coastal tourism in Bay of Bengal, Indian Ocean, Arabian Sea, from Arogyapuram to Nirodi should be established. Fishing harbour at Kolachal and Muttam should be extended. Construction of new fishing harbour at Vaningudi should be started immediately. Sir, I propose to give propose the Honourable Minister for the formation of a fully fledged Ministry for Fisheries. Sir, I urge the government to establish a dedicated Ministry for Fisheries. This will ensure that the distinct needs of the fishing community are addressed with focused attention. And also recommend for a formation of a coordination committee with coastal MPs. So to address the complex issues of fishermen's arrest and boat seizures by neighboring countries, establish a coordination committee of coastal MPs to resolve disputes diplomatically and expedite court cases resolution. Sir, establishment of fisheries colleges, specialized cancer hospitals, sports villages within the fishing community. Sir, 2 minutes. Sir, regarding the budget allocation, sir, the fishermen folks' needs have been neglected. The exploitations of oceans and water bodies, the lack of upskilling provisions, inadequate support for women. So there are no provisions for the inclusion or skill enhancement of women workers in the fishery sector where their presence is minimal but critical. Honourable So member, there is a, please sir, conclude. there is a significant delays in processing claims of fishermen, with only 86 of 305 claims have been settled, and the development of backwater aquaculture as far as below target, only 52 hectares are cultivated against 1,300 hectares. Sir, I urge the government, this is very important, sir. Sir, I urge the government to take immediate action to secure the release of 70 Tamil Nadu fishermen and 176 fishing boats detained in Sri Lankan custody, and also to release 7 Tamil Nadu fishermen held in Pakistan. Okay. Sir, acknowledge this government effort to boost the fisheries sector through increased funding and strategies. However, we urge the government to ensure that these measures are implemented effectively and transparently. Okay, the focus Vijay must Basant be ji, on okay. translating Please budgetary conclude now. allocation into real benefits for the sector and the people who depend on it. I call for a detailed action plan, a regular process report to hold the government accountable for the promises made. Thank you, Thank sir. you. Thank you, sir, for allowing my special mention on the subject, demand for central assistance for the revival of agriculture sector in the state of Kerala. Sir, the state of Kerala is passing through a tough phase consequent to the heavy landslides at Wayanad that has devastated the lives of people. The extreme weather conditions are constantly creating havoc in the state. Agriculture is one of the major sectors which bears the brunt of climate change and the subsequent weather extremities. The severe drought in Kerala during the summer of 2024 is estimated to have caused direct crop damage to 23,700 hectares across the state and a loss of rupees 260 crore. Indirectly, there is a loss of production in 23,000 hectares and the loss is estimated at 250 crore rupees. More than 500,000 farmers have been affected by the drought. Farmers belonging to the major agricultural districts of Idukki, Wayanad, Palakkad and Thrissur have suffered significant losses. The harsh drought has resulted in partial or complete losses of both food and cash crops. It is learned that Government of Kerala has approached the central government for additional funds to address the situation and support the affected farmers. But financial assistance has not yet been provided. In this context, I appeal to the central government to grant a special financial package for the revival of agricultural sector in the state. It is requested to issue directions to banks to write off the agricultural loans of the farmers whose crops have been destroyed. I further urge the government to provide special financial assistance to the people of Wayanad
for compensating the losses in agriculture and livestock. Thank you very much, sir. Respected Honorable Speaker, sir. Thank you for giving me the opportunity to be part of today's debate. Honorable Speaker, sir. என்னோட கன்னி பேச்சில் இந்த அவைக்கு என்ன உறுப்பினராக தேர்வு செய்து இந்த அவைக்கு வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் ஆகியிருக்கிற என்னோட கட்சியோட தலைவர் மதிப்புக்குரிய திருமதி சோனியா காந்தி அவர்களுக்கும் எங்களோட இளம் தலைவர் வருங்கால பாரதம் மதிப்புக்குரிய திரு ராகுல் காந்தி அவர்களுக்கும் மற்றும் தமிழ்நாட்டின் இந்தியா கூட்டமைப்பின் தலைவர் தமிழ்நாட்டின் முதல்வர் மதிப்புக்குரிய அண்ணன் தளபதி அவர்களுக்கும் முதல்ல என் மனமார்ந்த நன்றி கடந்த வணக்கத்தை சொல்லி இந்த அவைக்கு வருவதற்கு என்னோட இந்தியா கூட்டமைப்பின் தலைவர்கள் மாவட்ட தலைவர்களும் கிருஷ்ணகிரி பாராளுமன்ற வாக்காளர் பெருமளுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி சொல்ல நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். நன்றி. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்களே, என்னோட தாய்மொழி என்றது தெலுங்கு. நான் கடந்த முறை இந்த அவையில் பதவி பிரமாணம் பண்ணும்போது முதலில் என்னோட தாய்மொழியில் பதவி பிரமாணம் பெற்றுக்கொண்டேன். அதற்கு தமிழ்நாட்டில் ஒரு கட்சியோட தலைவர் அது கொச்சையாக பேசியிருக்கிறார். உங்கள் வாயிலாக அந்த தலைவருக்கு நான் சொல்ல கண்ட விரும்புகிறேன் என்றால், இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி நடத்தி கொண்ட திராவிட மாடல் என்று சொல்லும் மதிப்புக்குரிய அண்ணன் தளபதி அவர்கள், இன்னும் சொல்ல போனால் அவரோட தந்தை அவர்கள் மறைந்தார். Maybe it is your maiden name. Yeah, I am going to conclude. Just 2 minutes. Yeah, sir. அவரு மறைந்த பெரியவர் ஐயா கலைஞர் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற திராவிட மொழிகளில் அங்க இருக்கிற மக்களை காப்பாற்றும் விதத்தில் அந்த காலகட்டத்திலே நான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கும்போது அந்த அவையில் தெலுங்கும் மற்றும் கன்னடா மொழிகள் கொண்ட மக்களுக்கு உகாதி என்றது நீங்க ஹாலிடே கொடுக்க வேண்டும் கேட்டால் உடனடியாக அவையிலே அது பாஸ் பண்ணி இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் உகாதிக்கு இன்னைக்கு ಹಾಲಿಡೇ இருக்குது. ಅದರ ಪರಮೈ ಅವங்களுக்கு ಸೇರು. ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನನ್ನ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. Kindly conclude. Why sir? Just I'm starting this. This my first speech. 1 minute. Then I can start on sir. 1 minute. மண்புக்கு பேரத்தரவர்களே, நான் இங்கே கிட்டத்தட்ட காலையிலிருந்து இங்கே உட்காந்துருக்கிறேன். நிறைய நண்பர்களுக்கு குறைஞ்சபட்சம் 10 நிமிடம் 12 நிமிடம் தாங்களுக்கு கருத்தீர்கள். நான் உங்களோட இதில் நான் தலையிடவில்லை. எனக்கும் கூட குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 5 நிமிடம் தாருங்கள் என்று நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். மண்புக்கு பேரத்தரவில் என்னோட தொகுதியான ஹோசூரில் இந்தியாவிலே இருக்கிற பெருசான ஒரு கேட்டில் ஃபார்ம் கிட்டத்தட்ட 1600 ஏக்கர்ஸில் இன்னைக்கு எங்களோட ஓசூரில் அந்த கேட்டில் ஃபார்ம் இருக்கின்றது. அந்த கேட்டில் ஃபார்முக்கு சுற்றுச்சூழல், அதாவது காம்பவுண்ட் வாலில் கிட்டத்தட்ட 18 கிலோமீட்டர் அதுக்கு நீங்கள் சுற்றுச்சூழல் அமைய வேண்டும். ஆனால் இன்னைக்கு நம்மளோட பட்ஜெட்டில் அலோகேட் பண்ணது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வெறும் 4000 கோடி இன்னைக்கு நம்ம பட்ஜெட்டில் இந்த துறைக்கு நாம் மத்திய அமைச்சர் அவர்கள் கொடுத்திருக்காங்க. நிச்சயமாக அது எந்த மூலைக்கும் பத்தாது. அது மட்டுமல்ல, ஏற்கனவே எல்லா வசதிகளும் கொண்ட அந்த துறையில நிச்சயமாக ஒரு அந்த துறைக்கு சேர்ந்த ஒரு கால்நடை பண்ணை காலேஜ் வேணும் என்று நீண்ட கோரிக்கை, அது நிச்சயமாக பரிசீலிக்க வேண்டும். அது மட்டும் இல்லைங்க ஐயா, ஒரு நிமிடத்தை முடிக்கிறேன். ஏற்கனவே நான் தேர்ந்த ஹோசூர் தொகுதியில் நீண்ட நாள் கோரிக்கை, ஹோசூர்லேருந்து ஜோலார்பேட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு ரயில் பாதை. அந்த ரயில் பாதை என்பது கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 வருஷங்களால் அது கடக்கப்பட்டுவிட்டது. மாண்புமிகு
ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் அவர்களும் ரயில்வே மந்திரத்துறை அவர்களும் ஓசூலிருந்து ஜோலார்பேட்டுக்கு செல்லும் வழியில் வயா கிருஷ்ணகிரியில் நிச்சயமாக ஒரு ரயில் பாதை அமைத்து தருவார்கள் நம்பிட்டு Thank you, Gopinath. இந்த அருமையான வாய்ப்புக்கு நன்றி Thank you, கூறுகிறேன். Sri நன்றி, Sukant வணக்கம், Padigrahi. ஜெய் ஹிந்த், Sukant ஜெய் தெலுங்கு. Padigrahi. Thank you, Vice Chairman, sir, for allowing me to speak on special mention on concern over drug manias in the country. Sir, recently there were instances of seizure of huge haul of narcotic drugs in the country. In February 2024, NCP has seized 3,300 kg drug of Gujarat coast. In March 2024, there was a huge haul of narcotic drugs from Visakhapatnam port. The use of charas, ganja, opium, brown sugar and other narcotic drug by youngsters in the country has increased manifold. Sir, states with international borders are easily prone to illegal drug trade. Punjab, Northeast states with international borders and coastal states are main drug trading centers. To some extent, in the state of Telangana is also seriously affected due to drug use. Drug abuse leads to serious health issues like heart disease, lung disease, cancer, etc. The serious issue of drug abuse is to be handled very seriously. Sir, there is a need of strategical change in policing the drug abuse. Instead of focusing on drug abuse, government has to focus on drug trade and take effective measures to prevent the smuggling and illegal trafficking of drug into the country. Therefore, I agree the government to take strict actions against the drug traders so that drug do not enter the country. Thank you, sir. માન્ય અધ્યક્ષ મહોદય, મને વર્ષ 2024-25ના કેન્દ્ર સરકારના પશુપાલન અને ડેરી મંત્રાલય વિભાગ નિયંત્રણ હેઠળ માગણીઓમાં ચર્ચા લેવા માટેનો મોકો આપ્યો એ બદલ અમારા નેતા રાહુલજીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આ વિભાગમાં 7,137.68 કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવેલી છે, તેને વધારવામાં આવે. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, ગૃહના મોટા ભાગના સભ્યોએ ગૌ માતા માટેની વાત કરી. હું પણ ગૌ માતાની વાત કરવા માગું છું કે દેશના સાધુ સંતો, મહંતો, જ્યોતિષપીઠના શંકરાચાર્ય સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ સરસ્વતી મહારાજ પદયાત્રા કરીને ગૌ માતાને રાષ્ટ્રીય માતાનો દરજ્જો આપવા માટે સરકાર પાસે માગણી કરી રહ્યા છે. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, ગૌ માતાને રાષ્ટ્રીય માતાનો દરજ્જો મળે અને ગૌ વંશ ઉપર હત્યાનો પ્રતિબંધ આવતો કાયદો એ લોકસભામાં લાવવામાં આવે એવી હું માગણી કરું છું. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, ગાયોને નિભાવણી માટે પશુ દીઠ તમામ ગૌશાળાઓને 100 રૂપિયા પ્રતિ દીઠ આપવામાં આવે એ પણ હું માગણી કરું છું. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, ગૌ માતાના દૂધમાંથી તમામ બનાવટો જે બનાવવામાં આવે તે ખૂબ ગુણકારી હોય છે અને જે આપણી પ્રાકૃતિક ખેતી હોય છે એ ખેતીમાં પણ ગાયના ગોબર માટેની ખૂબ જરૂર હોય છે. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, પશુની ખરીદી કરવામાં આવે અને પશુપાલક તેનો ઇન્સ્યોરન્સ લે છે ત્યારે એના ઉપર 18% જીએસટી લગાડવામાં આવે છે, તો એ જીએસટી હટાવી દેવામાં આવે એવી પણ હું માગણી કરું છું. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, ભારતમાં ચાલતા તમામ કતલખાનાઓમાં કઈ પાર્ટીએ કતલખાનાઓ પાસેથી કેટલું ફંડ લીધું તે નામ જાહેર કરવામાં આવે એવી પણ હું માગણી કરું છું. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, પશુપાલકોના જે ગૌચરો હતા તે મોટા ભાગે ઉદ્યોગપતિઓને આપી દેવામાં આવ્યા છે અને એના કારણે પશુપાલકો અને વન પ્રાણીઓ એ ખૂબ મોટા મુશ્કેલીમાં મુકાણા છે. ત્યારે માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, આપના માધ્યમથી માગણી કરું છું કે જે ગૌચરો છે એ ઉદ્યોગપતિઓને કેમને ન આપવામાં આવે અને એના ઉપર જે સુપ્રીમ કોર્ટને પ્રતિબંધ નાખેલો છે એને યથાવત રાખવામાં આવે એવી પણ હું આપની પાસે માગણી કરું છું. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, મારો જિલ્લો બોર્ડરનો જિલ્લો છે અને એમાં સેન્સિટિવ ઝોન છે. આ ઝોનમાં જે જંગલી પ્રાણીઓ છે એ પ્રાણીઓને જે જમીન ફાળવેલી છે એમાં મોટા ભાગે
ઉદ્યોગ મીઠાના ઉદ્યોગ આવેલા છે એના ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવે. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, મારો જિલ્લો એ પશુપાલન સાથે સંકળાયેલો છે અને પશુપાલન સાથે સંકળાયેલો છે ત્યારે મારા જિલ્લામાં બનાસકાંઠા જિલ્લાના ધાનેરા, દાંતીવાડા, પાલનપુર આ તાલુકાઓમાં સિંચાઈની વ્યવસ્થા નથી. એના ઉપર સિંચાઈની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે એવી પણ હું આપની પાસે વિનંતી કરું છું. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, જે ડેરીઓની ચૂંટણી અને તમામ સહકારી ચૂંટણીઓ એ એક મંડળીનો ઠરાવ કરવામાં આવે છે, એને બદલે તમામ દૂધના કસ્ટમરો હોય એ ડેરી નિયામકના તમામ પ્રતિનિધિઓને ચૂંટે એવી પણ હું માગણી કરું છું. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, ડેરીનો સૌથી વધારે